जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि हिंदी साहित्य की आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ही सही तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी तक के जितने हम लोग ने क्लास कर रखी है, मतलब जितनी चीजें कर रखी हैं, इसके हिसाब से एक बार पीवाईक्यू उठा के देखिए थोड़ा सा। ठीक है, पीवाईक्यू उठा के देखिए और फिर बताइए कि क्या आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्या हिंदी साहित्य ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो थोड़ा इन क्वेश्चंस को अपने मन से सीखिए, थोड़ा सा सोचिए एक बार। ठीक है, आज हम लोग ये रीतिकाल को कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए हमारा रीतिकाल, क्योंकि अब जो रीतिकाल के दो प्रश्न है, दो तीन प्रश्न ही है जो कि पूछने के चांसेस है, बहुत ज्यादा इसमें फिर प्रश्न बनने के चांस नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दो तीन प्रश्न केशव से आ सकते हैं, केशव और पद्माकर, ये ज्यादा चांस है पेपर 1 में प्रश्न पूछने के। हालांकि बिहारी चूंकि पेपर 2 में भी हैं तो नो डाउट कि पेपर 1 में पूछा ही जा सकता है, मतलब कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, केशव पद्माकर के ज्यादा चांस है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको केशव पद्माकर, घनानंद और बिहारी इन चार के एग्जाम्पल याद हैं, जो कि मैंने पहले दिन ही करा दिए थे, बोला था ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो याद करना भी पड़ेगा, उसमें कुछ और सिस्टम नहीं है, वो उसका तरीका मैंने बताया। सुबह 4 बजे उठिए और चल चल के याद करिए, कोई दूसरा उसका तरीका नहीं है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल याद रहेंगे। तो अगर मान लो इन केस कोई क्वेश्चन चेंज करके भी आता है कि रीतिकाल में प्रकृति वर्णन, मान लो ऐसा कुछ आता है, तो अब आपको वो सारे इन्हीं का एग्जाम्पल, तो कि भैया केशव ने श्रृंगार के साथ जोड़ा, अलंकारों के साथ जोड़ा, एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, पद्माकर ने प्रकृति में सारे सौंदर्य के उपादानों को एक साथ शामिल कर दिया। ठीक है, यहां अनुराग की फाग लखो जहां राजत राज किशोर किशोरी, गोरिन के संग भीजी वो सांवरो सांवरो के संग भीजी वो गोरी, प्रकृति वर्णन है, उत्सवों का वर्णन है, यही सब तो है। पावस बनाओ तो वीरा न बनाओ, न वीरा बनाओ तो पावस न बनाओ, है ना, वो क्या है, वो प्रकृति वर्णन। तो अगर प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप इसी आधार पर इन्हीं सारे कंटेंट को मिश्रण करके बहुत ही उचित आंसर लिख देंगे। ठीक है, रीतिकाल, रीति, सिद्ध काव्य, श्रृंगारिकता के धरातल पर अंतर वंतर, ये सब करा दिया है। तो अगर अलग से भी प्रश्न आते हैं तो आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रश्न का जो स्कोप होगा, मैं कह सकता हूं स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, वो इसी कंटेंट में से रहेगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। आराम से इस कंटेंट से आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो आज केशव पे हम दो तीन चीजों को ध्यान देंगे। देखिए, केशव दास की मौलिकता, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये रहेगा होमवर्क। ठीक है, केशव दास की मौलिकता रहेगा होमवर्क। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा इस बात को डिस्कशन करूंगा, लेकिन इसको क्वेश्चन में काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको इग्नोर करूंगा। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हम करेंगे आज। ठीक है, फिर केशव पे एक प्रश्न आ सकता है, रामचंद्रिका की संवाद योजना पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, रामचंद्रिका की संवाद योजना पर प्रश्न आ सकता है, और एक तो मौलिकता। तो 3 प्रश्न केशव का आप डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा। तो केशव की जब हम बात करते हैं तो केशव का जो कवि प्रिया ग्रंथ है, तो मैंने कहा कि इसको नगेंद्र मानते हैं कि ये जो है लक्षण ग्रंथ का पहला उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण है, लेकिन जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो चिंतामणि को मानते हैं। अब बात आती है थोड़ा केशव के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं और एक बात समझते हैं कि केशव पे कोई भी प्रश्न आए, वही जो एग्जांपल्स आपको बताए थे, ठीक है, कि भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, है ना, भाखा वो भो कवि मंदमती तेहि कुल केशव दास, याद है, विप्रलम तासो गए केशव कवि शिरमौर। ठीक है, संवाद योजना, रामचंद्रिका की संवाद योजना के 2 एग्जाम्पल याद कराए थे, मातु कहान रिपितात गए सुरलो कहीं क्यों सुत शोक लय। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो जितने एग्जाम्पल पहले दिन कराए थे डे 1 पे, याद रखिएगा, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। उन्हीं एग्जाम्पल्स को हेर फेर करके केशव के सारे आंसर लिख देने हैं। तो अब एक क्वेश्चन अलग से ऐसे भी आ सकता है, अलग से आ सकता है कि केशव के आचार्यत्व पर चर्चा कीजिए। तो याद है एक क्वेश्चन ही क्या था, रीतिकाल कवियों के आचार्यत्व पर चर्चा। केशव का आचार्यत्व चर्चा सेम वही करेंगे, 4 तरीका बताएंगे कि 4 होते हैं आचार्यत्व के 4 प्रकार होते हैं। निम्न वाला प्रकार केशव का जो सबसे लास्ट वाला प्रकार है, कि जिसमें आसान भाषा में समझा दिया चीजों को, वही एग्जांपल सेम टू सेम वही आंसर, है ना। थोड़ा सा बस क्या करना है, केशव स्पेसिफिक बता देना है कि केशव ने लक्षण ग्रंथ परंपराओं को शुरुआत की, थोड़ा सा बड़ा बड़ा के केशव के बारे में बता देना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे, है ना, नगेंद्र इसी आधार पर मानते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में नाम लिख देना है। जो हम पढ़ेंगे कंटेंट के बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग से उस क्वेश्चन को करवाने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से नहीं मतलब है केशव दास के आचार्य पर अलग से प्रश्न करवाने का, क्योंकि ऐसे तो फिर हम भीड़ में खो जाएंगे।
हमारा टारगेट है 250 प्लस के आसपास क्वेश्चन से सिलेबस कंप्लीट करना। जिस हिसाब से अभी हम लोग जितने वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आप ये 400 तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये 400 तक टेंडिंग टुवर्ड्स 400 है। ठीक है, इसमें भी अगर हम केशव पे लगेंगे बहुत सारे प्रश्न करने, घनानंद पे लगेंगे बहुत सारे प्रश्न करने, तो ये 500,000 क्वेश्चन पहुंच जाएगा, जो कि किसी भी नजरिए से उचित नहीं है। तो थोड़े ये वाले प्रश्न, वैरायटी वाले प्रश्न खुद से कर लीजिए। ठीक है, वैरायटी वाले प्रश्न खुद से कर लीजिए। तो अभी आप देखेंगे केशव के बारे में। तो केशव क्या है? केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, एकदम 1 नंबर के विद्वान है संस्कृत के। इनकी 3-4 पीढ़ियां संस्कृत में प्रकांडता हासिल की थी। ठीक है, केशव भी इसी पीढ़ी से आते हैं, इसीलिए केशव ये बात बोलते हैं, अपने आप को कोसते हैं। अगर थोड़ा भी भाषा यानी जो लोक भाषा उसका प्रयोग करते हैं तो यही बात कहते हैं कि भाषा वो कवि मंदमती तेहि कुल केशव दास। मतलब मैंने तो नाम डुबा दिया अपने कुल का। ठीक है, सोचो मेरे कुल के दास भी संस्कृत बोलते हैं, भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास। तो हम तो भाई संस्कृत तो सारे बोलते हैं। ये लेवल था केशव का। तो पहली बात संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। दूसरी बात क्या थे? कवि भी थे। ठीक है, तो केशव क्या थे? कवि भी थे, दरबारी कवि भी थे, तो रचनाएं भी करते थे। दरबार में जो रसिक हैं, रसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते थे, राजा रानियों को आसान भाषाओं में चीजों को समझाना था, तो कवि भी थे केशव। केशव क्या थे? आचार्य भी थे। भाई यही आचार्य की भी कोशिश कर रहे थे, लक्षण ग्रंथ परंपरा से चीजों को सरल भाषा में समझा रहे थे। ठीक है, आचार्य भी थे, कवि भी हो। इसके अलावा केशव क्या थे? इतिहासज्ञ की भी भूमिका निभाते थे। बड़ी बड़ी ज्ञान प्रकांड किताबें पढ़ते थे, तो इतिहासकार की भूमिका भी केशव निभाते थे। तो चूंकि केशव का बैकग्राउंड देखिएगा, बहुत वैरायटी वाला बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीजें केशव इकट्ठे साध लेना चाहते हैं, एक ही बार में केशव बहुत सारी चीजें कर लेना चाहते हैं, है ना। इसी वजह से केशव बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और केशव पे प्रश्न बनने के चांस है। तो अब अगर ये बात आप बैकग्राउंड समझ गए कि केशव का बैकग्राउंड क्या है, तो दूसरी बात और समझिए केशव की रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है केशव का। हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में दृष्टि के नोट से रिवीजन कर ले रहे हैं रामचंद्रिका के बारे में। ठीक है, तो आपके भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, तो रामचंद्रिका क्या है? केशव की सबसे प्रमुख रचना है, मतलब सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। नाम से ही जाहिर होता है इसमें भगवान राम के बारे में जानकारी है, भगवान राम के बारे में जानकारी है। 1601 ईस्वी में इसने लिख दिया था, इन्होंने ये लिख दिया था। अब किए क्या थे? जब आप रामचंद्रिका के बारे में उत्तर लिखेंगे तो बात ध्यान में रखिएगा, जब रामचंद्रिका के बारे में उत्तर लिखेंगे तो अगर प्रश्न आता है रामचंद्रिका के बारे में प्रश्न, या फिर केशव के आचार्यत्व पर प्रश्न, या फिर केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं जो कि अभी हम करेंगे, तो कोशिश एक बार कीजिएगा कि सुंदर कांड कह रहा हूं रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से भी तुलना एक बार कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा आइडिया एक बार दिमाग में नोट करते जाइए। जैसे केशव एक हेडिंग लिख लीजिएगा, कुछ तरीके जो बता रहा हूं, तो केशव हेडिंग लिख के जो पहले बता ना उसको शॉर्ट तरीके में लिख दीजिए। केशव आचार्य भी हैं, केशव कवि भी हैं, केशव क्या है केशव क्या है? आचार्य भी हैं, कवि भी हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं और इतिहासकार भी हैं। तो 4 पॉइंट वहीं पे लिख लीजिए। तो अपने आंसर में इन चीजों को शामिल करना है। रामचंद्रिका को कोशिश करना है शामिल करने की। रामचंद्रिका राम भगवान पे क्या है? केशव का ग्रंथ है, एक तरह समझ लो केशव का ग्रंथ है। इसमें उन्होंने क्या है कि राम कथा का जो प्रमुख प्रसंग है उसको चुना है, जो इंपॉर्टेंट प्रसंग है, जैसे दशरथ की मृत्यु, राम का वनगमन, ठीक है, रावण अंगद संवाद। याद है अंगद जब जाते हैं यहां पर, ठीक है, अंगद जाते हैं ना युद्ध से जस्ट पहले, लंका कांड में है ऐसा, ठीक है, लंका कांड पढ़िएगा तो अंगद जाते हैं जस्ट पहले युद्ध के, तो पैर रख देते हैं एक जगह पर। तो जो अंगद रावण संवाद है वो इन्होंने लिखा। राम परशुराम संवाद, जब धनुष भंग हो रहा था, जब धनुष युद्ध हो रहा था, सॉरी धनुष जब स्वयंवर हो रहा था सीता माता का, तो राम परशुराम संवाद। तो इन्होंने क्या किया? उन प्रसंगों को चुनकर क्या किया है? छंदबद्ध कर दिया है। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने ये काम किया। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रामचंद्रिका का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन्होंने ये काम किया, ठीक है, इन्होंने ये काम किया। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो तुलसीदास थे, तो तुलसीदास भक्ति से पूर्ण रचना लिखे थे। इनका उद्देश्य, तुलसीदास का रचना का उद्देश्य आप देखेंगे, रचनाकारों का उद्देश्य क्या था? लोक मंगल की स्थापना थी, राम राज्य की स्थापना थी। ये राम को पुरुषोत्तम बनाने के लिए लिखा गई रचना थी तुलसीदास की, जो रामचरितमानस थी। रामचंद्रिका का उद्देश्य नहीं है, रामचंद्रिका का उद्देश्य है दरबारी कविता के रूप में रामचंद्रिका को बताना।
जो दरबारी वैभव है, जो दरबारी संस्कृति है, उसके माध्यम से रामचंद्रिका को लिखना इनका उद्देश्य था, क्योंकि इनका माहौल अलग था। तो जो रामचंद्रिका होगी, रामचंद्रिका में राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट, इस पे केशव ज्यादा जोड़ देंगे। क्यों? केशव रहे भी उसी माहौल में है भाई। बुंदेलखंड में शायद ओरछा के आसपास का जो रीजन था, वहीं पे किसी राजा के ये कवि थे। ठीक है, अभी देख लेंगे किस राजा के, बहुत फेमस राजा थे, देख भी लीजिए, क्या पता काम भी आ जाए। हाँ। नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार के ये कवि थे। ठीक है, समझिएगा, नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार के ये कवि थे। तो भाई दरबार का जो वैभव देखेंगे, दरबार की जो संस्कृति देखेंगे। तुलसीदास कहां पे थे? मंदिर में रहते थे, भक्ति करते थे पूरे दिन, विनय दैन्य का भाव उनके अंतर्गत था। तुलसीदास हम कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन केशव की माहौल में पूरा अंतर था, समाजीकरण में पूरा अंतर था। तो केशव जो रामचंद्रिका लिखेंगे, उसमें राम के राजसी रूप को व्यक्त करेंगे, राम के राजसी रूप को बहुत ज्यादा व्यक्त करेंगे, वैभव को बहुत ज्यादा दिखाएंगे, दरबारों के दृश्य बहुत ज्यादा दिखाएंगे। तो आप देखोगे राम परशुराम संवाद, ये भी दरबार का संवाद है, जनक के दरबार का। ठीक है, आप देखोगे रावण अंगद संवाद, ये भी क्या है? रावण के दरबार का संवाद है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इन बातों को बहुत ज्यादा लिखेंगे। जो मार्मिक प्रसंग है, जो हम मानते हैं रामचरितमानस में जो मार्मिक प्रसंग है, जहां पे पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। तो सीरियसली आप अगर राम वनगमन प्रसंग पढ़ेंगे, आपने अगर, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर रामायण पढ़ ली, आप नहीं रो पड़े तो मैं अपना नाम यहां पे चेंज करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने तो मतलब कुछ पेजेस पढ़े रामायण के, तो हालत खराब हो गई। इतने जबरदस्त तरीके से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, इतना गूढ़ वर्णन किया, इतना मतलब आप कह सकते हैं पिन पॉइंटेड वर्णन किया है कि आप पढ़ेंगे तो आप रोने लगेंगे। अगर मनुष्य हैं तो रोने लगेंगे, सिंपल सी बात है। सीता माता को जो अंतिम में त्यागने का दृश्य था, वो इतना मार्मिक लिखा है। राम वनगमन का प्रसंग इतना मार्मिक लिखा है। राम जब भरत से मिलाप होता है, भरत मिलाप का दृश्य ऐसा लिखा है कि मतलब पढ़ने वाले को लगेगा कि एकदम साक्षात सामने राम और भरत का मिलाप हो रहा है। एक एक पॉइंट सही से बताया है। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य नहीं था। तो जो मार्मिक स्थल थे कथा के, वो इन्होंने छोड़ दिए। इन्होंने कोशिश की संवादों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपनी रामचंद्रिका को समाप्त करना। इन्होंने कोशिश किया कि केवल रावण अंगद संवाद, रावण परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, राम और अदर लोगों के साथ संवाद, तो संवादों के माध्यम से अपनी रचना को समाप्त करने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो ये इन्होंने टारगेट रखा, और इस वजह से क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे कि जो मार्मिक स्थल है कथा के, वो ये पहचान नहीं पाए। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप देखेंगे इसमें होता है। ठीक है, तो क्या किया, बस प्रसंगों को चुनकर उन्हें क्रमबद्ध कर दिया, छंदबद्ध कर दिया। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको इस बात को बता रहा हूं। मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आप समझेंगे सीधे सीधे। देखो, एक ही स्टेट में राम का राज्याभिषेक दिखा दिया, एक बार में राम का राज्याभिषेक होता है, दूसरे छंद में राम को वनवास और भरत को राज देने का वर्ग एक बार में। मतलब जिसको तुलसीदास ने कई पन्नों में समझाया कि ऐसा ऐसा था, बैकग्राउंड ये था, है ना, कौशल्या ऐसे बिहेव कर रही थी, जो कैकई है, कैकई ऐसे जाके अपने जो कोप भवन है वहां पे निवास करने लगी थी, तो जाके दशरथ आए, वो पूरा स्टेटमेंट समझाया उसमें। यहां पर सीधे सीधे एक बार में बता दिया राम का राज्याभिषेक हुआ, अगले क्षण में बता दिया राम को वनवास मांगा गया है और भरत को राज्य देने का वरदान मांगा गया है। तो दो चीज मांगा गया है। तो इन्होंने क्या किया, संबंधों का निर्वाह सही तरीके से नहीं किया। यही बात शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने कहा केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। कुछ कुछ आलोचना अभी हम देखते चल रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में बताते चल रहा हूं, ताकि अब जब क्वेश्चन पे आएंगे तो सीधे सीधे फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो मार्मिक स्थल है उसका पहचान एकदम नहीं किया। ठीक है, तो राम वन गमन को देखेंगे, तुलसीदास ने क्या किया था, बहुत मार्मिक और जीवंत बना दिया था। ठीक है, लेकिन केशव का क्या है, केवल एक सूचना दे दी कि हाँ राम का वनगमन हो रहा है ना। मां तो कहान रिपितात गए सुरलखी, क्यों सुत शोक लय, सीधे एक ही बार में बता दिया कि राम का वनगमन हो गया है, दशरथ मर गए हैं, है ना, और क्यों मरे हैं, तो वही राम के वनगमन के कारण। और राम पूछ रहे हैं कि कहां गए, मां तो कहान रिपितात। तो एक ही बार में, एक ही स्टेटमेंट में सारी चीजें बता दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो रामचंद्र का क्या है, नहीं राम, अब रामचरितमानस से तुलना करें तो मैंने कहा कि आपको आंसर में रामचरितमानस से तुलना करनी है, तो नहीं लोकग्राही हो सकी, नहीं लोगों ने इसको बहुत ही हाथों हाथ लिया। जैसे रामचरितमानस आप देखोगे, मतलब हमारे यहाँ यूपी में तो घर घर पढ़ी जाती है, घर घर रामचरितमानस का पाठ होता है। ठीक है, नहीं प्रबंध काव्य का प्रतिमान प्रस्तुत कर सकी। तो ये कुछ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। विशिष्टता क्या है, यही संवाद योजना, जिसके कारण ये रचना लिखी गई। ठीक है, जिसके कारण लिखी गई रचना। तो शुक्ल जी भी मानते हैं, शुक्ल जी आलोचना करते हैं खूब केशव की, लेकिन मानते हैं कि केशव को संवादों में बहुत ज्यादा सफलता मिली है, बहुत ज्यादा संवाद मिली है, सफलता।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से उपयुक्त और सुंदर है। ठीक है, तो जो केशव का रावण अंगद संवाद है तुलसी के संवाद से भी उपयुक्त और सुंदर है। तो यहां भी देखो तुलना है, तुलना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संवादों की तीव्रता और चुस्ती, तो दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, संवादों की तीव्रता और चुस्ती बहुत जबरदस्त है। एक ही कथन में 4 संवाद, मां तू कहां तृप्तात, गए सुरलोक कहीं, क्यों गए, सुत के शोक लय, मतलब पुत्र के वियोग में चले गए। तो 4 संवाद एक ही कथन में कह दिए, एक ही स्टेटमेंट में 4 संवाद कह दिए। ये इनका बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे रामचंद्रिका में, तो हमने संवाद योजना देख ली, हमने कथानक देख लिया। ठीक है, मार्मिक प्रसंगों की पहचान क्या है, हमने इसको भी देख लिया। अब बात आती है छंद योजना। छंद योजना क्या है, विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट छंद योजना है। बहुत सारे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है ना। तो मतलब ये बात समझिएगा, लिखा भी है यहां पर, महाकाव्य और प्रबंध काव्य के अन्य रूपों में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में केशव ने जैसी छंद योजना प्राप्त की है वह प्राप्त नहीं होती। तो केशव ने जिस प्रकार छंद योजना प्रस्तुत की है, ठीक है, रामचंद्रिका में कहीं दिखती ही नहीं है। छंद योजना विशिष्ट है, लेकिन इसी बात की आलोचना भी गई। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, ये कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। तो मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं आपको बेसिक से चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, एक बात और, मैंने कुछ क्लासेस, जब वो वीडियो क्लासेस की थी जो ऑनलाइन मिल गई थी मुझे, ये सारी चीजें सर ने डिस्कशन नहीं की थी क्लास में। मतलब हो सकता है मेरे, एक चीज और है, पहली बात, सर की आलोचना एकदम नहीं करो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, कोई ये नहीं समझेगा सर की आलोचना करो। मैं कह रहा हूं मैंने जितनी क्लासेस की थी, फिर से ध्यान रखिए, मैंने सारी क्लासेस नहीं की थी, गिनती के मैंने 25 से 50 के बीच में कुछ क्लासेस की थी, कि 25 लाइन से कर ली। फिर क्या किया, सिलेबस देख के, क्योंकि एक पन्ना मिल गया था पीडीएफ, उसमें ये था, इस लेक्चर में ये चीजें हैं, तो मैंने कूद के कुछ क्लासेस और की थी। तो हो सकता है कि सर ने कहीं पढ़ाई हो, जो मैंने लेक्चर सुने थे तो उसमें सर ने नहीं पढ़ाया था ये बात। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूं कि ये बात है, तो बात क्लियर कट जो है समझिएगा, क्लियर कट, लेकिन ये काम आएगा, ये काम का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो रामचंद्रिका का जो रामचंद्रिका की जो छंद योजना है, छंद योजना ये विशिष्ट है। ये आपको दिख गया कि बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के इन्होंने छंद लिखे हैं। ठीक है, विविध प्रकार के छंद लिखे हैं। लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी इसी बात को बोलते हैं, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, कि यह छंदों का अजायब घर है। मतलब जू, बहुत विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया गया, मतलब केशव ने छंद वैविध्य, विविधतापूर्ण छंद लिखने के लिए जितना प्रयास किया, उतना ही भाषा की लय अपेक्षित हो गई। मतलब देखो, माँ तो कहां निपतात, गए सिरलोक कहीं, क्यों सुसुक लय, कुछ लय, कुछ टोन, ये सब उतना चीज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बात बताया, राम कथा, अगर कथानक देखेंगे राम कथा, तो नए प्रकार की कथा है, संघर्ष की कथा नहीं है। तुलसीदास की कथा क्या थी, संघर्ष की कथा थी, संघर्ष की कथा थी। केशवदास की कथा संघर्ष की नहीं है, भक्ति की रचना नहीं है, मतलब मूलतः भक्ति की रचना नहीं है। इन्होंने क्या किया, राज वैभव और भक्ति दोनों पर बल दिया है, राज वैभव पर ज्यादा बल दिया है। ओरछा राज्य है ना, ओरछा राज के वैभव, रामकाज, सेना गमन, राशि वातावरण, ये सब इन्होंने क्या किया, राम कथा में डाल दिया। वो उसी समय मैंने वही कहा ना, ओरछा राज्य में थे, तो जो माहौल दिखा वही सब उन्होंने राम कथा में डाल दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कथानक में भी देखेंगे, तो कथानक में भी क्या है, कथानक योजना में की अगर बात करेंगे, तो कथानक योजना में कुछ प्रसंग बहुत अच्छे हैं, बाकी कुछ प्रसंग बहुत कमजोर हैं। तो ये बात आप बताएंगे, कुछ प्रसंग बहुत ही समृद्ध हैं, सशक्त हैं, बाकी प्रसंग बहुत ही कमजोर हैं, शिथिल हैं। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा केशवदास से प्रश्न कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग यही करते हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। देखो, मौलिकता आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब मौलिकता में कैसे लिखेंगे, मौलिकता थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, मौलिकता में कैसे लिखेंगे। तो मौलिकता क्या थी, छंद योजना, अभी जिसकी आलोचना हो रही थी, छंद योजना दिख रहा है। छंद योजना में यही तो मौलिकता है कि विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग संस्कृत और हिंदी में आज तक किसी ने नहीं किया, वैसा किया। ठीक है, छंद वैविध्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मौलिकता है। आलोचना भले से कर देंगे, हालांकि इस मौलिकता में क्या हुआ, भाषा की लय पर ध्यान नहीं दिया, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर माना। दिमाग में आ रहा है, नवीन विषय वस्तु, वर्णन का भी वैचित्र हुआ। संवाद योजना, ये क्या है, मौलिकता है। संवाद योजना, एक ही संवाद में कई कई बातों को कह देना। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, राम के राजसी चित्रण पर ज्यादा जोर। ठीक है, दिमाग में आ रहा है कि राम के, जो हमने पढ़ा बस वही चीज है, हमने जो चीज पढ़ी है वही चीज है, वही चीज सामने है। अच्छा, केशवदास की जब मौलिकता बताएंगे तो रामचंद्रिका के आधार पर तो बताएंगे ही, रामचंद्रिका के आधार पर,
लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स इधर उधर के क्रिएट करेंगे, जैसे कवि प्रिया। कवि प्रिया ग्रंथ क्या है? हिंदी का मौलिक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि है, लक्षण ग्रंथ, हिंदी काव्य शास्त्र परंपरा में पहला लक्षण ग्रंथ लिखने का क्या कहते हैं, आचार्य नगेंद्र क्या करते हैं, इन्हीं को सम्मान देते हैं। ठीक है, इन्हीं को सम्मान देते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार की मौलिकता का प्रयास है। उसमें भी विभिन्न प्रकार की नई नई कल्पनाएं, चीजों को आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास, क्या है, मौलिकता का प्रयास है। आप ध्यान देंगे अगर, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बातों को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आपको बताते हुए कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, एटलीस्ट क्वेश्चन की एग्जैक्ट जितनी डिमांड है तो ये समझिएगा। ठीक है, ये समझिएगा, है ना। तो मौलिकता यहां पे आपको दिख गई, रामचंद्रिका की मौलिकता आपने देखा, ये काव्य शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता ये आपने देख लिया, विषय वस्तु के क्षेत्र में मौलिकता देख लिया, छंद वैविध्य के क्षेत्र में आपने मौलिकता देख लिया। एक चीज और जो आपको बतानी है, आपको ध्यान रखना है, बिहारी से भी तुलना कर देनी है। देखिए बिहारी क्या करते थे, बिहारी की रचनाओं को माना जाता है कि बिहारी रीति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, और बिहारी बहुत शानदार समास, भाव, लय, है ना, छोटे दोहे में अपनी बातों को कह देना, विषय वैविध्य बिहारी में बहुत जबरदस्त दिखता है। बिहारी सही में उन्होंने क्या किया, बहुत प्रकार के, है ना, क्या किया, अलग अलग विवरण प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, भोग, रस, सब चीज, श्रृंगार, सब चीज बिहारी ने दिखा दिया। लेकिन ध्यान देंगे, बिहारी जब काम कर रहे हैं ना, तो उनके पीछे केशव दास का बैकग्राउंड अवेलेबल है। लक्षण ग्रंथ परंपरा में केशव दास ने बहुत ज्यादा काम कर लिया था, ऑलरेडी चीजों को समझा दिया था। तो बिहारी के पास काम ही यही बचा था कि चलो राज दरबार में बकैती करते हैं। जैसे अभी हो सकता है, एक बात समझिएगा, हो सकता है कि आपको लगे कि गौरव सर, एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दूसरे फील्ड का भी एग्जांपल दूंगा। आपको लगे कि गौरव सर ने हिंदी साहित्य बहुत अच्छी पढ़ाई है, शायद लग जाए। मैं हिंदी साहित्य का ज्ञाता नहीं हूं, ये बात मैंने पहले दिन बोल दिया था। मैं एक एस्पिरेंट था जो कि इस बार सेलेक्ट हुआ है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अपने ज्ञान को आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करूं। ज्ञान नहीं, पहली बात ज्ञान नहीं, तरीके को, कि देखो आंसर राइटिंग में ये चीजें ध्यान में रखता हूं मैं, ये प्रस्तुत करूं, आपके भी नंबर आए। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ना, गौरव सर ने विकास सर से भी अच्छा हिंदी पढ़ा दिया है, लेकिन आप ध्यान देंगे, अगर इनके थोड़ा भी 0.1% भी ऐसा लगता है, उसमें मेरी खास बात नहीं है। उसमें खास बात यह है, वो बड़ा बैकग्राउंड पहले से अवेलेबल है, जो विकास सर ने, या फिर जो मटेरियल है, जो दृष्टि का मटेरियल है, इसने जो बैकग्राउंड पहले से रखा है, मैं उस बैकग्राउंड पे खेती कर रहा हूं। पहले से जमीन सिंची हुई है, पहले से सारी चीजें तैयार हैं। अगर मुझे यही चीज अभी एकदम बेसिक से पढ़ानी पड़ती, जीरो से पढ़ानी पड़ती, तो मेरी वाट लग जाती। सारा मटेरियल खुद से इकट्ठा करना पड़ता, सारी चीजें खुद से करनी पड़ती, तो मेरी वाट लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहारी के साथ ऐसा था, केशव के साथ ऐसा नहीं था। केशव के साथ क्या था, खुद से। तो यहां पे इनकी मौलिकता यहां भी दिखते, तो आप इस बात को चाहें तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन इस क्वेश्चन में, ये शॉर्ट लीजिए, मैंने क्वेश्चन ही डिस्कशन कर दिया लगभग, है ना, सारे पॉइंट ही डिस्कशन कर दिए। ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन इस बात को मत लिखिएगा कि प्राय मौलिकता दिखी जाए। आप बताइए कि मौलिकता इस वजह से भी दिखी जाती है कि रीतिकाल का आरंभ का समय है। बिहारी जिन्हें रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, ये केशव दास के मौलिक ढांचे पर या केशव दास के बनाए वातावरण पर इन्होंने आगे चल के बहुत विविध रचनाएं की। इस वजह से केशव दास की मौलिकता और अत्यंत प्रशंसनीय है। ये बात आप चाहें तो कंपैरिजन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिएगा, अज्ञेय ने केशव दास को हिंदी में काव्य शास्त्र का निर्माण का दूत मानते हुए छंद निर्माण में उनकी प्रयोगशीलता की प्रशंसा की है। तो अज्ञेय को कोट कर सकते हैं आप, ठीक है, आचार्य शुक्ल को कोट कर सकते हैं, अज्ञेय को कोट कर सकते हैं, नगेंद्र को कोट कर सकते हैं। तो एक दो आलोचक आपके आंसर में आ जाएं तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन मैं फिर भी नहीं मानूंगा कि मैंने डिस्कशन किया है। क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये करेंगे, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, विचार कीजिए। ठीक है, तो केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये विचार करना है। तो आप कैसे विचार करेंगे? तो मैंने अभी आपको बात बताई कि केशव क्यों कठिन, इनका काव्य कठिन क्यों हो जा रहा है। इस बात पे अगर सोचेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। क्यों? आचार्य भी हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं, राज दरबारी कवि भी हैं और इतिहासकार भी हैं। इतनी सारी चीजें हैं। प्लस अब ध्यान रखिए, अब जो हमने पहले पढ़ा वो भी लिखना है, प्लस पहले पढ़ा वो भी लिखना है। मौलिकता भी लाना चाहते हैं, अपने चीजों में मौलिकता भी लेना चाहते हैं। इसीलिए बहुत प्रकार के छंद वैविध्य, बहुत प्रकार के भाषाई वैविध्य, बहुत प्रकार के विषय वस्तु का समावेश करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप कुछ इनोवेशन करेंगे, जब आप कुछ नवाचार करने की कोशिश करेंगे, जब आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कठिन अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ही क्या करता, अगर एक ही साथ बैठ के आपको इकट्ठे घनानंद, केशव, बिहारी, पद्माकर सब इकट्ठे समझाता तो कठिन अपने आप हो जाता। ठीक है, केशव क्या कर रहा है, एक ही साथ
कवित्व भी साध लेना चाहते हैं एक ही साथ, आचार्यत्व भी साध लेना चाहते हैं एक ही साथ, है ना, एक ही साथ संस्कृत संस्कृत के प्रचंड प्रकांड विद्वान वाली चीज भी साध लेना चाहते हैं। इस वजह से उनका काव्य क्या होता है, कठिन बन जाता है। और आप बताएंगे कि हाँ कठिन काव्य के प्रेत हैं, इस बात को बताएंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या देंगे, केशव की बढ़ाई करते हुए कंक्लूजन देंगे। फिर वही बात है ना कि बिहारी जैसे कवि जिनकी रचनाएं पढ़कर, ठीक है, बिहारी जैसे कवि जिनकी रचनाएं पढ़कर मन आनंद से सराबोर उठता है, हमें ध्यान देने योग्य है, उन्होंने केशव द्वारा बनाए या सींचे, ठीक है, केशव द्वारा सींचे क्या है, जमीन पर अपनी खेती की है ना। तो कठिन काव्य का प्रेत होने के बावजूद रीति काल को उनका योगदान क्या है, योगदान पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी बातें जरूर आप कंक्लूजन में लिखेंगे, बिहारी से तुलना कर दीजिए। अच्छा, अब यहां पर ये बात समझिएगा, बिहारी से तुलना कर दिए कंक्लूजन में, तो दिमाग में रख लेना, केशव पे प्रश्न आए आचार्यत्व पर कुछ चीज पर तो बिहारी से तुलना कर देना, आचार्यत्व पर नहीं, मौलिकता, कठिन काव्य, इस सब पे प्रश्न आए तो बिहारी से तुलना कर देना। दूसरी बात, जब कठिन काव्य के प्रेत बताएंगे, कठिन काव्य है, आचार्यत्व तो साध लेना चाहते हैं, मैंने बताया। तो जब रामचंद्रिका वाली बात बताएंगे कि छंदों का वैविध्य बहुत ज्यादा है, रामचंद्रिका में नए प्रकार के विषय का समावेश किया, इस वजह से कठिन हो जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर आप इस बात को समझिएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा कि तुलसीदास से तुलना करना मत भूलिएगा। तुलसीदास से तुलना करके बताएंगे ना कठिन काव्य के प्रेत हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे तुलसी, जब बिना तुलना किए आप बता दें, जैसे आप ही मुझे दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक लोग मुझे गाली दे दें कि सर की क्लास एकदम समझ नहीं आते, फालतू क्लास है ये वो, और एक व्यक्ति तुलना करके बोला कि यार विकास सर ने जितना आराम से चीजों को, जितना बढ़िया से चीजों को समझाया था, गौरव सर ने ऐसा नहीं समझाया। सत्यप्रकाश सर भी जैसा अभी बताते हैं, उनकी क्लास पढ़ के आनंद हो जाता है, एकदम समझ में आ जाता है यार, चीजें एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, व्याकरण, है ना। मैं खुद कुछ क्लासेस किया था, जब तक मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो सिलेक्शन हो गई, तो मैंने क्लासेस उनकी बंद की है करना, है ना। मुझे पता नहीं था ना कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उनकी क्लासेस प्रॉपर, जो व्याकरण की अब तक उन्होंने जितनी क्लासेस बताई उन्होंने सारी की थी, ठीक है। तो मुझे ये तो क्लियर दिखता है कि यार हाँ, जो लेवल का वो पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है, उनको चीजें समझ में। आप यही बात अगर तुलना करके चीजों को बोलेंगे ना, तुलना करके चीजों को बोलेंगे तो चीजें समझ में आती है। सीधे बोलेंगे कठिन है, रामचंद्र का समाज योजना बड़ा फालतू है, मार्मिक दृश्यों का उनको पता ही नहीं था, संबंध निर्वाह की उनके अंदर क्षमता नहीं थी, आपने टू द पॉइंट अपनी बातों को बोल दिया, संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी, एग्जामिनर लगे यार बकेती कर रहा है, इसको कुछ चीजें रट लिया है, वही यही आके बोल रहे। इस बात को आप बताया कि जैसा मार्मिक प्रसंग राम वनगमन का तुलसीदास ने लिखा है, वैसा ये नहीं कर पाए, ठीक है, कि डायरेक्ट अपनी बातों को लिखा, तो एग्जामिनर को आपकी बात समझना आसान हो जाता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो अब मैंने क्या बताया, अब यहां पर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले केशवदास के बारे में एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन में केशवदास के बारे में लिखेंगे, बताएंगे केशवदास को हिंदी साहित्य के रीति काल परंपरा का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, एक दो और चाहे तो ग्रंथों का नाम याद कर लो, ठीक है, जैसे ग्रंथ लिखकर, ठीक है, जैसे ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य को अतुलनीय योगदान दिया, ठीक है। या फिर इस बात को बताइए कि केशव क्या है, रीतिकाल परंपरा का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों के माध्यम से लक्षण ग्रंथ परंपरा की शुरुआत की, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, शुरुआत की, ऐसा कुछ बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं हालांकि उनकी रचनाओं में विद्यमान कठिनाइयों के कारण उन्हें प्राय आलोचक उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो आप इस बात को बताएंगे, ठीक है, आप इस बात को बताएंगे कि उनकी रचनाओं में विद्यमान कठिनाइयों के कारण आलोचकों द्वारा उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, ठीक है, प्रेत कहा गया है। अब बताइए इनके साहित्य का विश्लेषण करें, ठीक है, इनके साहित्य का विश्लेषण करें तो यह दिखता है कि उनके काव्य में कठिनाई का मूल कारण है कि वह कवित्व के साथ साथ आचार्यत्व, पांडित्य और इतिहासज्ञ जैसे सभी पदों एवं दायित्वों को एक साथ साध लेना चाहते थे। तो मैंने अभी वो 4 बिंदु बताए थे, वही सब लिख देना है, आचार्यत्व, पांडित्य, इतिहासज्ञ जैसे सभी दायित्वों को, ठीक है, सभी दायित्वों को एक साथ साध लेना चाहते थे, है ना। 1 मिनट,
ठीक है, तो ये बात बताएंगे। अब देखो, जब आपने ये 4 पॉइंट सोच लिए ना, यही 4 पॉइंट तो एक एक करके बताना है कि कवित्व में क्या कठिनाइयां थी, आचार्यत्व में क्या कठिनाइयां थी, पांडित्य में क्या कठिनाइयां थी, इतिहासज्ञ में क्या कठिनाई थी। यही 4 पॉइंट तो आपका दिखा देगा कि कठिन काव्य के प्रेत हैं, यही 4 पॉइंट। और अभी रामचंद्रिका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, ठीक है, वही तो रामचंद्रिका का एग्जाम्पल अभी जस्ट पढ़ा है। तो कुछ बातें वहां पे ऊपर कुछ हमने क्वेश्चन किया था, देखो समझना, एक बात समझना, एग्जैक्ट यही आंसर लिखना कतई जरूरी नहीं है, ये बात समझो, यही बात आपको दिमाग में एग्जाम में काम लानी पड़ेगी। यही आंसर लिखना किसी कीमत पर जरूरी नहीं है, किसी कीमत पर जरूरी नहीं है। आपको अपना मौलिक आंसर लिखिए। मौलिक आंसर के लिए अभी आपने मौलिकता पे प्रश्न पढ़ा, अभी मौलिकता, अभी आप पढ़ रहे ना, केशव की मौलिकता पे बताइए, है ना। अभी आपने देखा था रामचंद्रिका के बारे में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया था, ठीक है। मैंने पहले बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है, केशव के। इन्हीं सबको मिश्रित करिए। हाँ, कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं आंसर में, जैसे यही कवित्व, आचार्यत्व, पांडित्य, इतिहासज्ञ, कुछ पॉइंट फिक्स है, इनको आपको बताना है। उसके बाद के पॉइंट आप अपने हिसाब से, एग्जैक्ट ये आंसर फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत होने का एक कारण और यह है कि वह क्या करते हैं, बहुत ज्यादा छंदों के वैविध्य, विषय वस्तु की नवीनता आदि पर भी जोर देके मौलिक होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी जी ने उन्होंने क्या कहा है, उनकी रचनाओं को, उनके छंदों को अजायब घर कहा है। ये बात आप बता सकते हैं, समझिएगा, ये बात आप प्रॉपर इस बात को बता सकते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ऐसा कहा है, ठीक है। यहां पर शुक्ल जी नहीं होगा, यहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सॉरी, यहां पर ये शुक्ल जी ने नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। तो आप इस बात को समझिए, इस तरीके से आप बातों को लिख सकते हैं, ठीक है, इस बातों को लिख सकते हैं। अब क्या है ना, तो इंट्रोडक्शन आपने बता दिया। अब यहां पर आप इस बात को बता सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया था कि आचार्यत्व, पांडित्य, इतिहासज्ञ जैसे सभी दायित्वों और पदों को एक साथ साध लेना चाहते हैं, इस वजह से ये क्या है, कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। एक अगला पॉइंट आपको यह भी नोट करना है, कठिन काव्य के प्रेत में यह भी महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल ने इनके काव्य की कठिनाई की चर्चा भाषा प्रयोग के संदर्भ में की है। भाषा प्रयोग, आचार्य शुक्ल मानते हैं कि ये भाषा इनका बहुत कठिन है। इन्होंने कहा पदों की न्यूनता, ठीक है, तो केशव की भाषा में पदों की न्यूनता, वाक्यों की कमी, अशक्त एवं फालतू शब्दों का प्रयोग जैसे दोष चुभते हैं। एग्जाम्पल भी आप चाहें तो दे सकते हैं, सीधी रो, ऐसे सीधे सीधे, है आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल चाहें तो याद कर सकते हैं, यहीं पर काम का है, याद कर लीजिए, मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि रीति काल पे भी प्रश्न आ जाएगा ना, आचार्यत्व पे भी प्रश्न आ जाएगा, अलग अलग तरह के प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सीधे पद न्यूनता, इसका एक एग्जांपल आप बस चाहें तो याद रख सकते हैं, सीधी रीधो, है ना। सब देखिए, तुरंत क्या है, राम नाम सत्य धाम, ऐसा लग रहा है राम नाम सत्य है टाइप का, राम नाम सत्य धाम, ठीक है। तो जैसे अशक्त एवं फालतू शब्दों का प्रयोग क्या है, इसमें दिखता है। आचार्य शुक्ल यहां पर इस कठिनाई की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा आलोचना है इनकी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल भी आलोचना करते हैं कि इनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं है, जो ब्रिज भाषा है बहुत उबड़ खाबड़ है, बुंदेलखंडी का पुट दिखता है। तो बहुत से आलोचना करने को तो आप भर भर के कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शुक्ल जी की आलोचना बहुत ही लॉजिकल आलोचना थी, और एग्जाम्पल आप प्रॉपर से ये ध्यान में रख सकते हैं, सीधी रीधव, राम नाम सत्यधाम। तो राम नाम सत्यधाम भी अगर लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। क्यों, देखिए अचानक से क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप, हर जगह फुल स्टॉप, राम नाम सत्यधाम, है ना। तो मतलब कहीं भी फुल स्टॉप, बहुत ही वाक्य न्यूनता, पद न्यूनता, है ना। ये है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट अब लिखेंगे इस तरीके से कि एग्जाम्पल भी उसमें आ जाए, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, तो आपने ये बात लिख दिया, इसका एग्जाम्पल ये लिख दीजिए, सीधी रीधो, राम नाम सत्यधाम, तो लिख दीजिए एग्जाम्पल। कोशिश यही कीजिए, मैं अभी देखिए, अभी आपको मैं एग्जाम्पल्स बार बार रिकॉल करवा रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं। एग्जाम में हो सकता है आप 4-5 एग्जाम्पल्स न लिख पाए, तो मान लो मैंने एक आंसर में आपको 5 एग्जाम्पल्स याद दिलाए, क्योंकि एग्जाम में जरूर थोड़े डायरेक्ट यही प्रश्न आ जाए, हो सकता है प्रश्न घुमा फिरा के आए,
हो सकता है यही प्रश्न पूछने का तरीका अलग तरीके से पूछ दे, ठीक है, कि रीतिकाल के कुछ कवियों में रीतिकाल के मतलब कुछ अलग तरीके से विस्तारित करके प्रश्न हो सकता है पूछ दे। तो 4-5 एग्जाम्पल से क्या होगा, आप उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सिलेबस की समझ बढ़ेगी आप आराम से उसको इंटरकनेक्ट कर लेंगे। तो पहले के बाद आपने लिख दिया सीधी हृदय राम नाम सत्यधाम, ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। और हर शब्द के बाद क्या करना है, फुल स्टॉप डबल स्टॉप फुल स्टॉप डबल स्टॉप लगाते जाना है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी का पहला पॉइंट भी हो गया कि आचार्य शुक्ल ने इस संदर्भ में इनकी क्या की थी, आलोचना की थी, आप ये बात बता दिया। अब दूसरा कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी है, तो आप बताएंगे कठिनाई, भाषा की कठिनाई का मूल कारण, केशव की भाषा की कठिनाई का मूल कारण उनकी पृष्ठभूमि में है। केशव खुद कहते हैं भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, यानी अर्थात केशव की पारिवारिक पीढ़ी संस्कृत की प्रकांड विद्वानों की पीढ़ी थी और उनके कुल के दास भी संस्कृत में सिद्ध हस्त थे, ये स्टेटमेंट लिखना है। यही प्रकांडता कविता में दोष बन के उपस्थित हो गई। तो हमने क्या किया, हमने इस एग्जाम्पल को भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, भाषा भो कवि मंदमती ते कुल के स्वदास, या तो हम पूरा एग्जाम्पल लिखते या तो हमने क्या किया, एक लाइन काट दिया और अपने आंसर में ही पैराग्राफ में इसको शामिल कर लिया। अगर आपके पास समय मिलेगा तो क्या करेगा, डबल इन्वर्टेड कामा से ये चीज करके और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बहुत उपयुक्त बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, किशोर क्या है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान के साथ साथ कवि भी है, तो कवित्व योजना में भी कठिन है, ठीक है। तो कवित्व योजना में भी कठिनाई दिखती है, तो आप कहेंगे केशव की कवित्व योजना में भी कठिनाई, या कवित्व योजना के रूप में भी, या कवित्व योजना के दृष्टिगत भी केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। ये वाला जो कठिन काव्य के प्रेत प्रश्न में है ना, एक आध बार उसको लिख दीजिए अपने आंसर में। एग्जामिनर को लगेगा एकदम आप टू द पॉइंट अपने आंसर पे आप अडिग हैं, आप बहुत बढ़िया से प्रश्न को आपने समझा है और आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो केशव, इस बात पे भी केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। शुक्ल जी के अनुसार केशव में न तो संबंध निर्वाह की पर्याप्त क्षमता थी, न ही कथा के मार्मिक स्थलों के पहचानने की ताकत। अब इस बात को आप थोड़ा सा अलग तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे शुक्ल जी के अनुसार रामचरितमानस में जिस प्रकार, ठीक है, रामचरितमानस में जिस प्रकार तुलसीदास जी ने कविता के या कथा के मार्मिक स्थलों को पहचाना था, है ना, और भावकों को, यानी जो पाठक हैं, पाठकों को भावुक कर दिया था, केशव में न ही संबंध निर्वाह की पर्याप्त क्षमता दिखती है, न ही कथा के मार्मिक स्थलों के पहचान की। तो तुलसीदास से तुलना करते हुए आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। देखो, हो सकता है मैं जब स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो वो हिंदी व्याकरणिक कुछ अशुद्धियां हो, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, इमला बोल रहा हूं, व्याकरणिक अशुद्धियों को आप दूर कर लेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं भी, क्योंकि लिखते समय मेरा भी फ्लो बनता है, ठीक है। इस बात को मैं बार बार अपने डिफेंस में नहीं प्रयोग कर रहा हूं, मैं भी पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य पहली बार पढ़ाने में थोड़ा सा इस मामले में आपको सपोर्ट की जरूरत है, कि हो सकता है स्टेटमेंट में एकदम नहीं है ना, मेरे दिमाग में भी एकदम रट के तो नहीं बैठा हूं। एग्जाम में आ जाए अभी प्रश्न तो अभी मैं तुरंत कर लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स हैं तो मैं अपनी चीजों को लिख दूंगा, पॉइंट्स पता है मुझे। तो केवल आपको प्रश्न में पता है क्या जानकारी होनी चाहिए, कि ये वाले पॉइंट्स मुझे लिखने हैं और ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं। बीच की चीजें तो आप खुद बना के लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कनेक्शन तो खुद कर लेंगे, ठीक है। फिर लिखिएगा केशव की कठिनाई केवल भाषा एवं कवित्व योजना में ही नहीं बल्कि आचार्यत्व में भी नजर आती है ना। कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों में उन्होंने बहुत सारी कठिन कल्पनाएं कर डाली हैं, और ये कौन सी कठिन कल्पनाएं कर डाली हैं, इसको आप थोड़ा सा यहां से देख लीजिए। यहां पे ये पॉइंट लिख लीजिए, उन्होंने श्रृंगार का कृत्रिम विभाजन प्रच्छन्न और प्रकाश में कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, अलंकारों में भी विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किए हैं जो कि दोषयुक्त हैं। तो आप चाहे तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने
श्रृंगार और अलंकारों का वर्गीकरण निरर्थक रूप से दोषयुक्त तरीके से कर दिया है। मतलब दोषयुक्त तरीके से किया, ये भी आप बता सकते कि पूरा मत बताए अगर आपको नहीं याद हो रहा। देखो अगर याद हो गया कि श्रृंगार का वर्गीकरण प्रच्छन्न और प्रकाश में किया है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपको याद होगा, एकदम उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो रहा है तो आप इस बात को लिख सकते हैं, उन्होंने श्रृंगार और अलंकार इत्यादि का वर्गीकरण दोषयुक्त तरीके से किया है। ये बात तो आप लिख सकते हैं ना कि भैया आचार्यत्व में क्या होता है, यही सब तो आचार्य लोग यही सब तो करते हैं, श्रृंगार इत्यादि को बताते हैं, तो इन्होंने दोषयुक्त तरीके से किया। अब लास्ट पॉइंट क्या बताएंगे, कठिनाई किसके कारण है, मौलिकता के कारण है। केशवदास जी बहुत प्रकार की मौलिकता करना चाहते हैं, तो आप बताएंगे है ना, क्या बताएंगे, केशव अपनी रचनाओं में अत्यधिक मौलिकता का प्रयास करते हैं, ठीक है, अत्यधिक मौलिकता का प्रयास करते हैं, जो कि उनके काव्य को कठिन बनाती है, काव्य को कठिन बनाती है। उन्होंने अपनी रामचंद्रिका जैसी रचना में क्या किया है, छंद वैविध्य पर अत्यधिक ध्यान दिया है, ठीक है, जिसके कारण भाषा की लय अत्यधिक उपेक्षित हुई है। इसी को देखते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा है, तो ये बात आपने बता दी, ठीक है, कि केशव कठिन क्यों है, तो ये सब आपने बता दिया। अब आप क्या बताएंगे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन यही बात बता देंगे आप, ठीक है, कि केशव कठिन क्यों है, क्योंकि वो मूलतः ऐसा वातावरण है, और जो रस हमें बिहारी की रचनाओं में मिलता है, यह ध्यान देना होगा। आप लिखेंगे उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत अवश्य हैं, परंतु यह ध्यान देना होगा बिहारी की रचनाओं में जो हमें रस मिलता है, या बिहारी की रचनाओं को पढ़कर जो भावक यानी जो पाठक है वो रसों से यदि सराबोर हो जाता है, तो उसके पीछे केशव की वर्षों की सींची गई जमीन थी जिसपे बिहारी खेती करते हैं। अतः इन कारणों से कुछ सीमाओं के बावजूद केशव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। तो ये करके आप बता सकते हैं, ठीक है, या है ना, ये करके आप बता सकते हैं प्रॉपर, या फिर इस प्रकार का भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगा थोड़ा इनोवेटिव कंक्लूजन लिखो, जैसा बताया जा रहा है, ठीक है, वैसा कंक्लूजन लिखो, है ना। अब अगला प्रश्न समझा देता हूं, ठीक है, समझा देता हूं और इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन जल्दी समझा देता हूं, काम करना है आपको। देखो प्रश्न, रामचंद्रिका की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। अब देखो रामचंद्रिका की, अभी हमने रामचंद्रिका के बारे में पढ़ा, पूरा डिटेल में पढ़ा रामचंद्रिका के बारे में, कि एक ही संवाद में बहुत प्रकार के उसको कर दिया, रचना के मार्मिक स्थलों को नहीं पहचाना, संवादों के माध्यम से ही रचना करने का प्रयास किया, है ना, ठीक है। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि राम के भक्ति पक्ष के साथ साथ राजसी वैभव को भी प्रस्तुत करना, सबको कनेक्ट करते जाना। तो जितने पॉइंट्स अभी हमने रामचंद्रिका में जो चीजें पढ़ी थी, रामचंद्रिका में जो चीजें पढ़ी थी, हमें क्या करना है, सबको कनेक्ट करना है संवाद योजना से। रामचंद्रिका में संवाद योजना सबको कनेक्ट करना है, बताना है। पढ़ा था उन्होंने कि तुलसीदास के जो रामचरितमानस में अंगद रावण संवाद है, उससे बढ़िया संवाद शुक्ल जी ने माना है कि कहां पर है, वो रावण अंगद संवाद केशव के है। इन बातों को अपने बताना है, इस बातों को अपने आंसर में बताना है, जो हमने रामचंद्रिका के बारे में पढ़ा था वही, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे यही, सीधे सीधे रामचंद्रिका जैसा संवाद कोई भी कवि नहीं लिख पाया है। तो आप क्या बताएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में, यही डायरेक्ट, ये सीधे सीधे, मतलब इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन आपको एकदम चेंज ही नहीं करना चाहिए इंट्रोडक्शन, कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है। हम एक काम करेंगे, आज केशव करके घनानंद पद्माकर का श्रृंगार वर्णन मान लो आज कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, अगली क्लास में बिहारी पे एक क्वेश्चन करना, ये बिहारी क्यों सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इससे फायदा क्या होगा, मैं एक बार शॉर्ट में पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी माने जाते हैं ना, तो हम जिन जिन चीजों को पढ़ेंगे, जैसे समाहार क्षमता, समाज शक्ति, अनुभाव योजना, बिंब योजना, अलंकार योजना, ठीक है, ये जितनी बातें हम पढ़ेंगे, इन कारणों से बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इन सब पे अलग अलग से भी प्रश्न बन सकते हैं, कंटेंट एकदम सेम रखना है। बिंब योजना पूछेगा तो भी यही चीज बताना है, समाहार योजना पूछेगा तो भी यही चीज बताना है, बस वहां पे बार बार इस बात को बताना है। देखो बिंब हम दिखा रहे हैं अपने आंसर में, हम बिंबों का प्रयोग,
आप बिंबों के प्रकार के माध्यम से आंसर लिख देना है। गतिशील बिंब, श्रव्य बिंब, है ना, एकल बिंब, बहुबिंब, इस प्रकार से बिंबों के प्रकार के माध्यम से आपको बता देना आंसर। तो बिहारी अपने आप में एक टॉपिक है, पेपर 2 में भी है, पेपर 2 में करेंगे भी हम लोग। अभी इन क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये है, अब मुझे पहले एक बार काउंट कर लेने दो कितने क्वेश्चन बचे। तो बिहारी का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन बिहारी पे हमें करना है, एक क्वेश्चन हमें पद्माकर पे करना है, तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन घनानंद पे करना है। तो 3 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में करेंगे, ठीक है, एक ही क्लास में करेंगे। आज हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन करके एक काम करते हैं, हम घनानंद वाला भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि घनानंद वाले में बहुत कुछ नया नहीं है, एकदम डिट्टो यही कॉपी पेस्ट करना है आपको आंसर, बस मुझे थोड़ा सा समझाना है घनानंद के बारे में, तो बस यही आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट मारना है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये कर लेते हैं अभी, ठीक है, आज ही घनानंद और ये कर लेते हैं, तो अगली क्लास में पद्माकर और बिहारी 2 हो जाएंगे, तो हमारे खत्म हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा। तो संवाद योजना में इंट्रोडक्शन एकदम ये लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका की संवाद योजना है, ठीक है। रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई कवि नहीं लिख पाया है, ये बात आपको सीधे सीधे बात बताएंगे। रामचंद्रिका क्या है, संवाद योजनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अब मैंने आपको बताया पूरी चीज कि रामचंद्रिका में महत्वपूर्ण प्रसंग, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रसंग छूट गए हैं इसी कारण से, क्यों, क्योंकि संवादों के माध्यम से ये कथानक खत्म करना चाहते हैं। जो कथानक है, पूरा जो कथा है, वो पूरी तरह से संवादों पर बेस्ड है, तो संवादों पर बेस्ड है, डायलॉग्स पर बेस्ड है। इस वजह से क्या है, इस वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो तो ये भी बड़ी बात है कि यार एक कवि ने अपनी पूरी रचना को इस संवादों पे लिख दी, पूरी रचना ही, है ना, संवादों पे लिख दी। तो ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से संवाद, अब देखो 2 एग्जांपल याद करने हैं, कौन से, मातु कहान रिपतात गए सुरलोक हैं क्यों सुत शोक लए, ठीक है, और एक हमें याद रखना है रावण अंगद संवाद में, है ना, क्या था, राम कबो रिपु जीते कहा, राम को काम, कुछ ऐसा, ये देख लेते हैं, अभी हम देख ही लेते हैं ना, मुझे भी थोड़ा सा असल में क्या होता है कि कभी कभार भूल जाते, लेकिन हाँ, राम को काम कहाँ रिपु जीते, ये तो हमें क्या है, ये देखो, ये स्टेटमेंट ही पूरा याद रखना है, ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना है कि रामचंद्रिका के संवादों में वक्रोक्तियों का प्रखर स्वरूप विशेष रूप से दिखाए, वक्रोक्तियों का स्वरूप दिखाए। रावण अंगद संवाद में पर्याप्त व्यंग्यमयता दिखती है, व्यंग खूब दिखता है। तो क्या है, राम को काम कहा रिपु जीत ही, कौन कब है रिपु जीत्यो कहां, तो रावण अंगद बात कर रहे हैं, वो पूरा राम को काम कहा, तो ये कहते हैं अंगद की शत्रुओं को जीतना काम है, तो फिर वो पूछता है कौन, कोई जीता है क्या इन्होंने आज तक शत्रु, तो ये बात समझिएगा। तो संवाद योजना क्या है, पर्याप्त व्यंग्यमयता दिखती है ना, पर्याप्त व्यंग्यमयता दिखती है और वक्रोक्तियों का प्रखर स्वरूप दिखता है, वक्रोक्तियों का प्रखर स्वरूप दिखता है। तो ये भी रावण अंगद संवाद के एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। तो संवाद में 2 बातें आपको जरूर बतानी है, अगर संवाद योजना रामचंद्रिका की पूछेगा तो 2 बातें जरूर बतानी है। पहली बात, संवाद अत्यंत चुस्त हैं, अत्यंत सशक्त हैं, और एक ही बात में, मतलब एक ही पंक्ति में बहुत सारी बातें कह देने की क्षमता से युक्त हैं। तो जब ये बात बताएंगे तो ये वाला एग्जांपल देंगे, मातु कहान रिपतात गए सुरलोक कहीं क्यों शुत शोक लय, तब ये वाली बात बताएंगे। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वक्रोक्तियों का स्वरूप विशेष रूप से निखरा है और व्यंग्यमयता दिखती है, और तब रावण अंगद संवाद का एग्जाम्पल देंगे। तो 2 चीजें आपको जरूर बताना है, ठीक है, 2 चीजें जरूर बताना है कि गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ हुई है, संवादों में लंबे प्रसंग को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कह दिया गया है। उदाहरण के लिए गीता, दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण का वनगमन के कारण की सूचना, सारी बातें एक ही पंक्ति में बता दी हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको संवाद योजना में जरूर बताना है। फिर आपके आंसर में और क्या दिखना चाहिए, तुलसीदास से तुलना दिखनी चाहिए, तुलसीदास से तुलना दिखनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि कहा भी है, आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि तुलसी का जो रावण अंगद संवाद है उससे बढ़िया संवाद है किनका, केशवदास का रावण अंगद संवाद। तो इन बातों का आपको बताना है। तो यहीं पर देखिए, यहां पर क्लियर लिखा है, ठीक है,
तो आपने इंट्रोडक्शन बताया, फिर आप इस बात को बता देंगे कौन कौन से प्रमुख संवाद हैं। तो कौन कौन से प्रमुख संवाद है आपने बता दिया कि राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण, राम अंगद, रावण अंगद, ये 3 प्रमुख संवाद हैं। ठीक है, और फिर आगे बताएंगे कि ध्यातव्य है कि मतलब खास बात है कि कथानक ही संवादों के सहारे, पूरा जो कथानक है वो संवादों के सहारे है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, पात्रों के चरित्र के बारे में बताया, जो कि मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है, सफलता का चरम स्तर माना जाता है। ठीक है, तो संवादों की सफलता का चरम स्तर यह है कि संवाद के माध्यम से अलग से बताना नहीं पड़ा कि देखो ये चरित्र ये है, संवाद से ही चरित्र के बारे में उद्घाटन हो गया है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो फिर आप इनका स्टेटमेंट देंगे नहीं, फिर आप ये नहीं देंगे, फिर आपको ये बात बताना है संवादों का चरमता का सफलता का चरम स्तर हो सकेगा। फिर आप क्या बताएंगे, रामचंद्रिका के संवादों में गागर में सागर की कहावत भी चरितार्थ हुई है। फिर आप एग्जाम्पल देंगे, भाई क्या देंगे, मां तू कहां रिपतात गए सुरलोक क्यों सुख शोक लए, तो आप ये बात बताएंगे। ठीक है, गागर में सागर वाली ये पॉइंट पहले लिखेंगे आप कि दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन के कारणों की सूचना, ये बात आप बताएंगे। फिर अगला पॉइंट आप बताएंगे, आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में, और रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अत्यधिक सुंदर है, रामचरितमानस के तुलसी के संवाद से कहीं अत्यधिक सुंदर है, उसमें बताएंगे आप। फिर आगे पर लिखेंगे कि वक्रोक्तियों का प्रखर स्वरूप, फड़कती भाषा, ठीक है, और क्या था, और व्यंग्यमयता दिखती है। और फिर ये एग्जांपल देंगे, राम को काम कहां रिपु जीते ही, है ना, कौन कबे रिपु जीते कहां, तो ये वाला एग्जांपल देंगे। ठीक है, फिर ये वाला एग्जांपल देंगे। फिर आप बताएंगे लास्ट पॉइंट कि संवादों के माध्यम से ही नाटकीयता भी दिखती है। ठीक है, तो नाटक में जो प्रभाव अभिनय के द्वारा दिखता है वही रामचंद्रिका में संवादों के माध्यम से आ गई है। तो नाटक, कोई नौटंकी या नाटक होता है तो अभिनय के माध्यम से नाटकीयता दिखती है ना, रोचकता, है ना, आनंद, ये सब अभिनय के माध्यम से दिखती है, लेकिन रामचंद्रिका में वही नाटकीयता संवादों के माध्यम से आ गई है। ठीक है, तो ये बात आप बताएंगे। फिर आप क्या बताएंगे, कंक्लूजन कि भाई कि केशव दास की मौलिकता का अद्भुत नमूना है रामचंद्रिका की संवाद योजना। ठीक है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और ऐसी सफलता हिंदी के किसी कवि को नहीं मिल पाई है। तो यही आप कंक्लूजन लिख देंगे कि संवाद योजना के बारे में बेस्ट है, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ये सब कर दिया, ये बात आप कंक्लूजन में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन पूरा सही से है। ठीक है, थोड़ा चीजों को हमने इधर उधर किया है और एक एग्जांपल ऐड किया है, बस एक एग्जांपल ऐड किया। इसमें मैं चाहता तो आपको 1-2 एग्जांपल और ऐड करा देता, लेकिन मुझे पता है कि वो याद कर पाना बस की नहीं है। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और ऐड होते फिर वो दिमाग खराब होता। 2 एग्जांपल यहाँ पर बहुत काम के हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुलसीदास से आपने तुलना भी कर दी, आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट भी लिख दिया कि इनको बहुत बढ़िया मिला है, तो आपने अच्छा खासा चीजें यहाँ पर बता दी हैं, तो आपका आंसर बहुत ही कंप्लीट है, परफेक्ट है। ठीक है ना, एक काम करते हैं अब लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो घनानंद और पद्माकर का एक क्वेश्चन और बिहारी अगर नहीं होगा ना तो बिहारी में क्या करूंगा, ये पेपर 2 में ही करवा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो पेपर 2 में करवा, हालांकि अभी मैं डिस्कशन कर दूंगा, परेशान मत होइए। बिहारी पे मैं 2 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, पेपर 2 में तो 2 क्वेश्चन करने ही है बिहारी पे। ठीक है, तो ठीक है, 10 एग्जाम्पल आपको याद करवाई हैं बिहारी के, तो डिस्कशन कर दूंगा। बिहारी के एग्जाम्पल्स याद करे रहिएगा, बहुत जरूरी है बिहारी का। ठीक है, तो बिहारी के एग्जाम्पल याद किए रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बिहारी। ठीक है, यहां पर इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लीजिए, अगर समझ पाएंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। जैसे पद्माकर का जब श्रृंगार वर्णन हम देखेंगे, पद्माकर का श्रृंगार वर्णन, तो श्रृंगार वर्णन में 2-3 चीजें बताएंगे। पहली बात कि श्रृंगार के जितने उपादान है एक जगह, तो 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लिखने हैं श्रृंगार वर्णन में। तो हम चलो एक काम करते हैं, पद्माकर वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, पद्माकर वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, या फिर मैं समझा देता हूं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखो, तो श्रृंगार वर्णन आएगा पद्माकर का, तो 3 बिंदु लिखना है जरूर, पहली बात। अच्छा, मान लो श्रृंगार वर्णन नहीं और पद्माकर के काव्य की विशेषता पूछे, तो भी यही 3 बिंदु अलग अलग तरीके से लिखना है। तो अगर श्रृंगार, ज्यादा चांस है श्रृंगार वर्णन, क्योंकि पद्माकर श्रृंगार के कवि हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि श्रृंगार वर्णन पर ही प्रश्न आएगा। ठीक है, 99% चांस है। तो अगर श्रृंगार वर्णन पर प्रश्न आता है तो गुलगुली गीन है गुलीचा, ये वाला, अनुराग की फाग लिखो, और पावस बनाओ तो वीरों ने बताओ। ये 3 बिंदु, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहली बात, श्रृंगार के जितने उपादान हैं, विलास के जितने उपादान हैं, एक जगह उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं अपनी रचना में।
श्रृंगार जब अब इसी में समझिएगा, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, ग ग ग क्या आ रहा है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है। तो श्रृंगार के वर्णन में अलंकारों इत्यादि अलंकार बिंब जैसी काव्य शिल्प की विशेषताओं का बहुधा और एकदम क्या किया जाए, जबरदस्त को हिंदी में लिखेंगे, प्रयोग किया गया है। तो ये बात अपने पॉइंट में बताएंगे और ये एग्जांपल देंगे। पहली बात तो विलास के सारे उपादानों को एक जगह रख दिया है। दूसरी बात, संयोग और वियोग के जो प्रसंग हैं वो ऋतुओं और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। तो चाहे संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, तो कुछ ना कुछ ऋतु या त्योहार प्रकृति से जुड़ा है। तो देखेंगे होली के त्योहार से संयोग श्रृंगार दिखता है, जो राधा कृष्ण का संयोग श्रृंगार है, या अनुराग की फाग लखो जहां राजत राग किशोर किशोरी, गोरिन के रंग भीजी को सांवरो, सांवरों के रंग भीजी को गोरी। ये मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता रखा है। तो ये दिखता है होली के त्योहार से संयोग श्रृंगार। वही वियोग श्रृंगार भी क्या दिखता है ऋतुओं से। जैसे पावस बनाओ तो ना विरह बनाओ, जो विरह बनाओ तो ना पावस बनाओ। अगर पावस ऋतु बनाई है तो विरह मत बनाओ, अगर विरह बना है तो पावस ऋतु मत बनाओ, क्योंकि इस ऋतु में क्या होता है ना, अवलंबन पाके पावस बहुत ही कठोर हो जाता है, बहुत ही मतलब आप समझ रहे हैं कि विरह अत्यधिक दुखदायी हो जाता है ना, दुखदायी हो जाता है। और आप इस बात को बता सकते हैं किससे, तुलना चाहे तो तुलना किससे कर सकते हैं, जायसी के पद्मावत से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या हुआ था, ऋतुओं का विशेष प्रभाव दिखा था। जो नागमती का जो विरह था, ऋतुओं का बहुत प्रभाव दिखा था, वही यहां भी दिखता है। तो आप चाहें तो इस तरह से बातों को बता सकते हैं, तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं। 3 पॉइंट जरूर बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, 5 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। फिर बिहारी और घनानंद। घनानंद भी बहुत आसान है, एकदम टफ नहीं है, एग्जाम्पल्स पहले आपको लिखा दिया है। तो देखो अच्छी बात यही है, जो एग्जाम्पल्स हैं वही एग्जाम्पल्स हर जगह घूम फिर के काम में आएंगे। बस हर क्वेश्चन के 1-2 स्पेसिफिक डिमांड है। जैसे जब घनानंद की काव्य शिल्प पे हम चर्चा करेंगे तो हमें ये बात बस याद होनी चाहिए, घनानंद को भाषा प्रवीण या ब्रिज भाषा प्रवीण कहा जाता है। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ब्रिज भाषा का उनके काव्य में शुद्धतम रूप प्रस्तुत किया गया है। मतलब बाकी कवि जो हैं, केशवदास या जो भी कवि हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ मिलावटी ब्रिज भाषा, कभी राजस्थानी शब्द आ जाते हैं, कभी कोई शब्द आ जाता है, कभी कोई शब्द आ जाता है। लेकिन ठेठ ब्रिज भाषा शुद्धतम रूप में प्रयोग किसने किया है, घनानंद ने किया है। तो बस हमें यही 1-2 बात अपने आंसर में बतानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये रीतिकाल समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।